रूस के रोस्टोव ऑन डॉन एयरपोर्ट के ठीक ऊपर एक बोइंग 737 विमान लगातार चक्कर लगा रहा था। मौसम बेहद खराब था। पायलट्स पहले ही एक बार लैंडिंग करने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन तेज हवाओं की वजह से उन्हें दोबारा ऊपर उड़ना पड़ा। अब 2 घंटे से हवा में इंतजार करने के बाद फ्यूल भी खत्म होने के करीब था। एक बार फिर कप्तान ने लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन अचानक हवा की स्पीड में तेज बदलाव हुआ। पायलट ने फौरन दूसरी बार गो अराउंड किया, यानी दोबारा ऊपर उड़ना शुरू किया। इंजन फुल पावर पर आ गए। विमान तेजी से ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। विमान की नाक अचानक नीचे की ओर झुक गई। कुछ ही सेकंड में प्लेन सीधा जमीन की तरफ गिर गया, 21,000 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से। कॉकपिट में सन्नाटा था। क्या पायलट समय रहते विमान को बचा पाएंगे, या फिर 62 लोगों की जिंदगी खत्म होने वाली है? ये कहानी है फ्लाई दुबई फ्लाइट 981 की। 18 मार्च 2016 की शाम दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फ्लाई दुबई क्रू रूम में कुछ पायलट्स और कैबिन क्रू मेंबर्स इकट्ठा हुए। उनके सामने एक लंबी रात की शिफ्ट थी। उन्हें दुबई से रूस के रोस्टोव ऑन डॉन तक उड़ना था और फिर सुबह तक वापस दुबई लौटना था। करीब 4 घंटे 35 मिनट की उड़ान थी, यानी वे सुबह 6 बजे से पहले घर नहीं पहुंच पाते। इस फ्लाइट के कप्तान थे 37 साल के एरिस्टोस सोक्रेटिस, साइप्रस के रहने वाले। उनके पास 6000 घंटे से ज्यादा का उड़ान अनुभव था, जिसमें से 4900 घंटे बोइंग 737 पर थे। वह सिर्फ 1.5 साल पहले ही कप्तान बने थे, लेकिन इस फ्लाइट के बाद वो फ्लाई दुबई छोड़ने वाले थे। उन्हें रायनेयर में नौकरी मिल गई थी, जहां वो अपने परिवार के साथ साइप्रस में रह सकते थे। उनकी पत्नी गर्भवती थी और कुछ ही हफ्तों में उनके पहले बच्चे का जन्म होने वाला था। कई फ्लाई दुबई स्टाफ मेंबर्स के मुताबिक कप्तान सोक्रेटिस मुख्य रूप से थकान और लाइफस्टाइल की वजह से एयरलाइन छोड़ रहे थे। यह उनकी आखिरी उड़ानों में से एक थी। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर थे 36 साल के एलेजांड्रो अलावा क्रूज, स्पेन के रहने वाले। उनके पास 5700 घंटे से ज्यादा का उड़ान अनुभव था, जिसमें बोइंग 737 पर 1100 घंटे शामिल थे। वो 2013 में फ्लाई दुबई ज्वाइन किए थे और इससे पहले स्पेन की 2 रीजनल एयरलाइंस में काम कर चुके थे। जिस विमान को उन्हें उड़ाना था वो था बोइंग 737-800, 5 साल पुराना। जनवरी 2011 में फ्लाई दुबई को डिलीवर किया गया था। हाल ही में जनवरी 2016 में इसका सी ग्रेड मेंटेनेंस चेक भी पूरा हुआ था, यानी तकनीकी तौर पर सब कुछ बिल्कुल सही था। शाम 9:07 पे फ्लाइट 981 तैयारियां शुरू कर चुकी थी। विमान में 8.5 घंटे का फ्यूल भरा गया। हालांकि फ्लाइट सिर्फ 4 घंटे 25 मिनट की थी, लेकिन अतिरिक्त फ्यूल हमेशा जरूरी होता है। जब पायलट्स ने ब्रीफिंग मटेरियल देखा तो उन्हें पता चला कि रोस्टोव ऑन डॉन का मौसम बिल्कुल भी आदर्श नहीं था। एक कोल्ड फ्रंट रात के दौरान उस इलाके की ओर बढ़ने वाला था, जो तेज पश्चिमी हवाएं, बारिश और संभावित तूफान लेकर आ रहा था। फिर भी शाम 10:08 पे फ्लाइट 981 ने टेक ऑफ रोल शुरू किया। 35 मिनट की देरी से शाम 10:20 पे विमान ने दुबई छोड़ दिया। विमान में 55 यात्री और 7 क्रू मेंबर्स सवार थे। यात्रियों में 44 रूसी, 8 यूक्रेनियन, 2 भारतीय और 1 उज़्बेकिस्तानी शामिल थे। फ्लाइट की चढ़ाई और क्रूज फेज बिल्कुल नॉर्मल रहा। 36,000 फीट की ऊंचाई पर विमान आराम से उड़ रहा था। कैस्पियन सी और बाल्कन के ऊपर से गुजरते हुए सब कुछ ठीक लग रहा था। हालांकि पायलट्स को पता था कि आगे मुश्किलें इंतजार कर रही हैं। रात 1:20 पर फ्लाइट 981 अपने इनिशियल फिक्स पर पहुंची, यानी रोस्टोव ऑन डॉन के लिए अप्रोच शुरू करने का समय आ गया था। इस समय तक पिछले 20 मिनट में 2 और फ्लाइट सफलतापूर्वक लैंड हो चुकी थी, लेकिन मौसम की स्थिति बहुत खराब थी। घने बादल, तेज हवाएं, हल्की बारिश, कोहरा, गंभीर टर्बुलेंस और मध्यम विंड शीयर। ऐसे में लैंडिंग करना बेहद चुनौतीपूर्ण था। रात 1:41 पर फ्लाइट क्रू ने प्लेन को लैंड करने की कोशिश की रनवे 22 पर ILS अप्रोच से। विमान 1115 फीट की ऊंचाई पर था जब अचानक विंड शीयर अलार्म बज उठा, यानी हवा की दिशा और स्पीड में अचानक बदलाव हो रहा था, जो बेहद खतरनाक होता है। पायलट्स के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने तुरंत गो अराउंड किया, यानी लैंडिंग छोड़कर दोबारा ऊपर उड़ना शुरू किया। ये फैसला बिल्कुल सही था, क्योंकि विंड शीयर में लैंड करना बेहद जोखिम भरा होता है। विमान को फिर से 5000 फीट तक ले जाया गया और फिर 8000 फीट पर होल्डिंग पैटर्न में डाल दिया गया, यानी अब प्लेन हवा में चक्कर लगाता रहेगा जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता।
होल्डिंग पैटर्न में प्लेन को मध्यम आइसिंग का सामना करना पड़ा। बर्फ विमान की बॉडी पर जमने लगी, इसलिए क्रू में 15,000 फीट तक और ऊपर जाने की रिक्वेस्ट की। अगले 2 घंटे तक फ्लाइट 981 हवा में इंतजार करती रही। मौसम सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। यात्रियों को अंदाजा नहीं था, लेकिन कॉकपिट में तनाव बढ़ता जा रहा था। पायलट्स थकने लगे थे। लगातार 2 घंटे होल्डिंग पैटर्न में घूमना, टर्बुलेंस से जूझना और ये अनिश्चितता कि कब और कैसे यात्रियों को सुरक्षित उतारा जाए, ये सब मिलकर एक खतरनाक कॉम्बिनेशन बन रहा था। इसी बीच कप्तान सोक्रेटिस ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि क्या मौसम में कोई सुधार हुआ है। कंट्रोलर ने जवाब दिया, फ्लाई दुबई 981 अभी हवा 230 डिग्री से 10 से 14 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, क्लाउड बेस 630 मीटर, विजिबिलिटी 6000 मीटर और बारिश जारी है। कप्तान ने पूछा, कोई विंड शीयर वार्निंग? कंट्रोलर ने कहा, नहीं, अभी कोई विंड शीयर वार्निंग नहीं है। यह सुनकर पायलट्स ने फैसला किया कि एक बार फिर लैंडिंग की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि मौसम रिपोर्ट अधूरी थी और विंड शीयर का खतरा अभी भी मौजूद था, लेकिन फ्यूल भी खत्म होने के करीब था। अब उन्हें फैसला लेना ही था। विमान ने फिर से रनवे 22 की तरफ अप्रोच शुरू किया। इस बार पायलट्स ने ILS को बंद कर दिया और मैनुअल अप्रोच करने का फैसला किया। शायद उन्हें लगा कि खुद से प्लेन को उड़ाना ज्यादा सुरक्षित होगा। करीब 720 फीट की ऊंचाई पर, यानी रनवे से सिर्फ 4.5 किलोमीटर पहले विमान था। तभी अचानक एयर स्पीड में तेज बदलाव हुआ। सिर्फ 3 सेकंड में स्पीड 20 नॉट्स बढ़कर 176 नॉट्स तक पहुंच गई। ये विंड शेयर का संकेत था। पायलट्स के लिए ये एक बार फिर डरावना पल था। कप्तान ने तुरंत फैसला लिया, गो अराउंड, गियर अप। उन्होंने टोगा यानी टेक ऑफ गो अराउंड बटन दबा दिया। दोनों इंजन फुल पावर पर आ गए। विमान तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। वर्टिकल स्पीड 20 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच गई। लैंडिंग गियर वापस ऊपर खींचा जाने लगा। सब कुछ नॉर्मल गो अराउंड प्रोसीजर के हिसाब से हो रहा था। लेकिन कप्तान के दिमाग में अब एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था। वो लैंड करना चाहते थे, लेकिन अब दोबारा ऊपर जा रहे थे। विमान तेजी से क्लाइंब कर रहा था। चारों तरफ अंधेरा और घने बादल, इंजन की भयंकर आवाज। प्लेन का वजन कम था क्योंकि लगभग सारा फ्यूल खत्म हो चुका था। इसलिए जब इंजन फुल पावर पर आए तो प्लेन बेहद तेजी से एक्सेलरेट हुआ। ये एक्सेलरेशन इतना तेज था कि पायलट्स की सीट पर उन्हें पीछे की ओर धकेलने लगा। यहीं से शुरू हुआ वो खतरनाक इल्यूजन जिसने सब कुछ बदल दिया। दरअसल जब प्लेन इतनी तेजी से एक्सेलरेट होता है तो इनर ईयर यानी कान के अंदर का सिस्टम जो बैलेंस बनाए रखता है, उसे लगता है कि प्लेन की नाक बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ उठ गई है। हालांकि प्लेन सिर्फ नॉर्मल क्लाइंब एंगल पर ही था। इसे कहते हैं सोमैटोग्रेविक इल्यूजन। ये एक भयंकर भ्रम है जिसमें पायलट को लगता है कि प्लेन स्टॉल होने वाला है, यानी गिरने वाला है। और इस इल्यूजन से बचने के लिए पायलट अनजाने में कंट्रोल कॉलम को आगे की तरफ धकेल देता है, यानी प्लेन की नाक नीचे कर देता है। जब तक विजुअल रेफरेंस हो, यानी बाहर जमीन या आसमान दिख रहा हो, तब तक पायलट सही रहता है। लेकिन जैसे ही प्लेन बादलों में चला जाता है, दिमाग खेल खेलने लगता है। और फ्लाइट 981 के साथ ठीक यही हुआ। प्लेन बादलों में था, चारों तरफ अंधेरा, कोई विजुअल रेफरेंस नहीं। कप्तान सोक्रेटिस को लगा कि प्लेन की नाक बहुत ज्यादा ऊपर है। उन्होंने सोचा कि प्लेन स्टॉल कर जाएगा। अब जो हुआ वो चंद सेकंड में हुआ। कप्तान ने स्टेबलाइजर ट्रिम स्विच को दबाना शुरू किया। ये स्विच विमान की नाक को नीचे या ऊपर करने के लिए होता है। उन्होंने इसे लगातार 12 सेकंड तक दबाए रखा। नोज डाउन, विमान की नाक धीरे धीरे नीचे झुकने लगी। शुरुआत में थोड़ा, फिर और नीचे, और फिर एकदम तेजी से नीचे। फर्स्ट ऑफिसर अलावा को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उन्होंने देखा कि प्लेन नीचे जा रहा है, लेकिन वो खुद भी कंफ्यूज थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कप्तान ऐसा क्यों कर रहे हैं। शायद उनके इंस्ट्रूमेंट्स गलत रीडिंग दिखा रहे हों। उन्होंने कप्तान की स्क्रीन पर देखा, वहां भी वही दिख रहा था। अब विमान लेवल फ्लाइट से डाइव में बदलने लगा। नाक लगातार नीचे जा रही थी। अचानक प्लेन ने 0G की स्थिति में एंटर किया, यानी गुरुत्वाकर्षण खत्म हो गया। कॉकपिट में फर्श से धूल और मिट्टी उड़कर हवा में तैरने लगी। यह अनुभव बेहद डरावना होता है, खासकर उन पायलट्स के लिए जिन्होंने इससे पहले कभी महसूस नहीं किया। 0G में इंसान का दिमाग और भी ज्यादा डिसओरिएंटेड हो जाता है। कप्तान सोक्रेटिस अब पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके थे। उनके सामने इतना कुछ एक साथ हो रहा था कि उनका दिमाग फ्रीज हो गया। वो सोच नहीं पा रहे थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, बस एक काम पर फोकस थे, और वो गलत काम था। इस समय तक विमान पूरी तरह से डाइव में आ चुका था।
नाक सीधे नीचे की ओर। स्पीड तेजी से बढ़ रही थी। अब प्लेन 21,000 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे गिर रहा था, यानी हर सेकंड में 350 फीट नीचे। रनवे तेजी से करीब आ रहा था। अगर कुछ नहीं किया गया तो बस कुछ ही सेकंड बचे थे। फर्स्ट ऑफिसर अब समझ गए थे कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उन्होंने शायद कप्तान को अलर्ट करने की कोशिश की, लेकिन कप्तान का दिमाग अब काम नहीं कर रहा था। वो सटल इनकैपेसिटेशन की स्थिति में थे, यानी वो होश में थे, जागे हुए थे, लेकिन लॉजिकली सोच नहीं पा रहे थे, एक्शन नहीं ले पा रहे थे। 0G कंडीशन, तेज एक्सेलरेशन, इल्यूजन, थकान, स्ट्रेस, सब कुछ मिलकर उनके दिमाग को लकवा मार चुका था और अब विमान सीधे जमीन की तरफ गिर रहा था। केबिन में बैठे 55 यात्रियों को अचानक झटका लगा। कुछ लोग अपनी सीटों से उछल गए। डर की चीखें गूंजने लगी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। रात 3:41 बजे विमान 4025 फीट की ऊंचाई पर था और अब सीधे नीचे आ रहा था। 21,760 फीट प्रति मिनट की वर्टिकल स्पीड। ये किसी दुष्स्वप्न से कम नहीं था। फ्लाई दुबई फ्लाइट 981 अब एक मिसाइल की तरह जमीन की ओर गिर रही थी। रोस्टोव ऑन डॉन एयरपोर्ट पर लगे सीसीटीवी कैमरे ने सब कुछ रिकॉर्ड किया। अंधेरे आसमान में एक लाइट तेजी से नीचे आती दिख रही थी, बहुत तेज एंगल पर, लगभग सीधे नीचे। और फिर एक भयंकर धमाका, एक विशाल आग का गोला जो रात के आसमान को रोशन कर गया। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। बोइंग 737 रनवे से सिर्फ 800 फीट पहले जमीन से टकराया, इतनी तेज रफ्तार और इतने तीखे एंगल से कि विमान तुरंत हजारों टुकड़ों में बिखर गया। धमाके की ताकत इतनी भयंकर थी कि विमान और उसमें बैठे सभी लोगों के शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गए। आग ने सब कुछ लपेट लिया। इमरजेंसी सर्विसेज तुरंत पहुंची, लेकिन बचाने के लिए कुछ नहीं था। सभी 55 यात्री और 7 क्रू मेंबर्स मारे गए। किसी की भी पहचान करना मुश्किल हो गया था। यह फ्लाई दुबई की पहली क्रैश थी। 2009 में शुरू होने के बाद से एयरलाइन की सेफ्टी रिकॉर्ड बेहद अच्छी थी। दुबई सरकार द्वारा लॉन्च की गई ये बजट एयरलाइन तेजी से बढ़ रही थी। रूस और पूर्व सोवियत संघ के देशों में इसका बड़ा नेटवर्क था। दुबई रूसी पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय स्थान था, लेकिन अब यह त्रासदी पूरी दुनिया में सुर्खियां बना रही थी। जांचकर्ताओं ने तुरंत काम शुरू किया। विमान के ब्लैक बॉक्सेस यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बरामद किए गए। हालांकि विमान छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया था, लेकिन ये महत्वपूर्ण उपकरण मिल गए। जब ब्लैक बॉक्सेस का विश्लेषण किया गया तो जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। पहले गो अराउंड के बाद जब विमान ने दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश की तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही विंड शेयर का सामना हुआ और पायलट्स ने दोबारा गो अराउंड किया, तभी से समस्या शुरू हुई। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में सुनाई दिया कि दूसरे गो अराउंड के दौरान कप्तान काफी अग्रेसिव थे। उन्होंने बार बार बातचीत की, लेकिन वो कंफ्यूज लग रहे थे। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ने दिखाया कि कप्तान ने स्टेबलाइजर ट्रिम को 12 सेकंड तक लगातार नोज डाउन पोजीशन में दबाए रखा। ये बिल्कुल असामान्य था। जांचकर्ताओं ने पाया कि कप्तान सोमाटोग्रेविक इल्यूजन के शिकार हो गए थे। ये खतरनाक स्थिति है जिसमें पायलट को गलत एहसास होता है कि विमान की नाक बहुत ऊपर है, खासकर जब रात में बादलों के अंदर तेज एक्सेलरेशन के साथ गो अराउंड किया जाए। कप्तान के दिमाग ने उन्हें धोखा दे दिया। वेस्टिबुलर सिस्टम यानी कान के अंदर का बैलेंस सिस्टम गलत सिग्नल भेज रहा था और इसी वजह से उन्हें लगा कि विमान स्टॉल करने वाला है, जबकि असल में विमान बिल्कुल नॉर्मल क्लाइंब कर रहा था। फिर जब विमान 0G की स्थिति में आया तो ये इल्यूजन और भी खतरनाक हो गया। 0G में स्पेशल डिसओरिएंटेशन यानी दिशा का भ्रम बहुत तेजी से बढ़ता है। कप्तान के दिमाग में पूरी तरह से सही जानकारी देना बंद कर दिया। उन्हें लग रहा था कि वो प्लेन को सही कर रहे हैं, लेकिन असल में वो प्लेन को जमीन की तरफ धकेल रहे थे। जांचकर्ताओं ने यह भी पाया कि फर्स्ट ऑफिसर अलावा ने शायद कप्तान को रोकने की कोशिश की, लेकिन फ्लाई दुबई की कॉकपिट कल्चर में जूनियर पायलट्स को सीनियर कप्तान को चैलेंज करने में हिचकिचाहट होती थी। ये एक पुरानी समस्या है जो कई हवाई दुर्घटनाओं में देखी गई है। क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट का अभाव। इसके अलावा कप्तान सोक्रेटिस की मानसिक स्थिति भी एक कारण हो सकती थी। ऐसे ही परिस्थितियों में एक विस्तारा का प्लेन भी पहुंच गया था। देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। लेकिन रुकिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।